गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले वीडियो में जेनेटिक्स से रिलेटेड बात किए थे। ये क्लास 12 का था और हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में प्राप्त कर चुके थे। जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो के बारे में चर्चा कर चुके थे। जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो वह एक ऐसा कैरेक्टर था, जीनोटाइप वह कैरेक्टर था जो कि इंटरनल यानी बॉडी के इंटरनल जीनोटाइप कैरेक्टर होता है और बॉडी का जो बाह्य कैरेक्टर होता है वो एक्सटर्नल होता है और उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। उसके बाद मेंडल ने बहुत तरह की क्रॉस को थोड़ा सा सफल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन उसकी जो भी सफलताएं थी वो लगभग अनदेखा रहा कुछ वर्षों, यानी समथिंग लगभग 34 वर्षों तक, जिसे पुनः प्रकाशित किया गया था। उसी में से कुछ टॉपिक बच गए थे कि आज हम लोग उस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। जैसे मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल आखिर क्या ऐसा किया था जिसे उसे सक्सेस होने का पूर्ण स्थिति प्राप्त हुआ था। तो पहली बात तो ये थी कि मेंडल मटर का, जो कि आपने देखा था कि गार्डन पी का सिलेक्शन किया था, तो मटर का चयन किया था मेंडल ने। तो एक चीज और है क्या कि मटर में आपने देखा था कि 7 विपरीत लक्षण उपलब्ध थे। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात तो ये बात है कि 7 विपरीत लक्षण का जो जीन था वो सभी जीन अलग अलग यानी अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। ये सबसे बड़ी बात थी, अलग अलग क्रोमोसोम पर पाया गया। दूसरी बात आती है कि मटर जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि मतलब फ्लावर है और वो फ्लावर पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पर अवेलेबल हो तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। यानी कहने का मतलब, एक चीज और आपको मैं बता दूं, ऐसा कि रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन में बताया होगा कि सपोज मान लो ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर पर ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये इस तरह का ओवरी से रिलेटेड, और ये इस तरह का मेल पार्ट है। तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसे फूल हैं जो कि अगर मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट नहीं है तो केवल स्पेशली मेल पार्ट है। कुछ ऐसे हैं कि मेल पार्ट नहीं है तो फीमेल पार्ट अवेलेबल है। यानी समथिंग कहें कि दोनों बहुत कम या समथिंग लगभग बाइसेक्सुअल की कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सीधा सा वर्ड ये समझिए कि अगर केवल नर रहे या केवल मादा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। बट यहां पे मैंने बात बताया आपको कि बाइसेक्सुअल यानी फीमेल पार्ट और मेल पार्ट ये दोनों एक ही फ्लावर पर अवेलेबल होते हैं तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब एक चीज और है, ये बाइसेक्सुअल का यहाँ पर महत्व से क्या यानी सफलता से क्या रिलेशन है? तो बाबू, बाइसेक्सुअल का यहाँ पर सबसे बड़ा सफलता का कारण ये माना गया कि इसमें क्या होते हैं? स्वपरागन होते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल होता तो मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट अलग होता, जिसके कारण परागन करने में दुविधा होती। लेकिन ये एक ऐसा फ्लावर है जिस पर मेल भी और फीमेल भी एक ही फ्लावर पे है, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्वपरागन की कंडीशंस जो है उसमें बहुत ही सुविधा प्राप्त हुई। तीसरी बात, तीसरा ये कहा जाता है, सॉरी, तीसरा इनमें स्वपरागन होता है। चौथा कहता है कि मेंडल ने लिंकेज की, जिसे हम लोग कहते हैं सहलग्नता की व्याख्या नहीं किया था। ये सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। इसे मेंडल का अपवाद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेंडल का अपवाद किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है लिंकेज को। अब इसे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा लिंकेज क्या है, हालांकि अगले टॉपिक में हम लोग इसके बात करेंगे। लिंकेज को देखिए, लिंकेज कहने का मतलब ये है कि ABCD इस तरह का अल्फाबेट है, तो A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, C का रिलेशन D से है,
तो ये जो रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप को दर्शाने की प्रक्रिया, अगर हम इसको दर्शा दिए तो क्या हो गया, लिंकेज हो गया। और अगर हम बताएं कि नहीं हमको पता ही नहीं है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इनके बीच रिलेशन कैसा है, तो अगर हम रिलेशन को डिफाइन नहीं किए, यानी किसको डिफाइन नहीं किए, लिंकेज को, और अगर डिफाइन किए कि ए जो है ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, अगर हमने ये डिफाइन कर दिया तो क्या हुआ कि हमने लिंकेज को डिफाइन किया। यानी सीधा सा अर्थ है कि उसने रिलेशन के बारे में नहीं बताया और साफ साफ उसे आंसर मिलता गया। एक लास्ट बातें हैं, कहा गया कि इससे प्राप्त निष्कर्षों को आंकड़ा के रूप में मेंडल क्या किया था, प्रदर्शित किया था। यानी जो भी क्रॉस करा रहा था, उससे जो भी आंसर उसे मिल रहा था, उसे एक बायोडेटा के अनुसार, जैसे हम लोग बायोडेटा बनाते हैं या किसी भी तरह की स्थिति में, तो उस तरह से एक आंकड़ा के रूप में क्या किया, इसने प्रदर्शित किया था। तो ये मुख्य रूप से मेंडल के सफलता के कारण थे कि उसे सक्सेस होने का मुख्यतः यही 5 रीजन है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे निष्कर्षों का या और भी बहुत सारे है बातें, बट ये मुख्यतः 5 इस तरह के हैं। अब एक इसी के अनुसार हम लोग बात करेंगे जो कि मेंडल्स के अंतर्गत ही आता है, यानी मेंडलिज्म के अंतर्गत ही, जिसे हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कहते हैं इसे। बैक क्रॉस है क्या, पहली बात। दूसरी बात, कहते क्यों है या बैक क्रॉस क्यों किया जाता है। तो पहली बात है कि बैक क्रॉस है क्या, इसका हम लोग क्वेश्चंस का रिप्लाई अगर ले लें। बैक क्रॉस कहता है F1 जनरेशन को। अब यहां पे समझिए, मोनो हाइब्रिड में चलिए, जैसा कि हम लोग बात क्या किए थे कि कैपिटल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल, तो ई दोनों क्या था, ई दोनों था जो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे, ई थे पेरेंटल, ये पेरेंटल थे। अब ये दोनों से जो हमें क्रॉस मिला, एक यहां से कैपिटल एक यहां से स्मॉल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे, F1। अब इसको क्रॉस करेंगे, जो मिलेगा उसको हम F2 कहेंगे। तो कहने का मतलब कि जो अभी फिलहाल दिख रहा है, जिसके बीच मैंने कराया पहली बार, उसे हम पेरेंटल कहेंगे, और जो उससे मिलेगा उसे हम F1। F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो यहां पर सीधा सा अर्थ यही है, क्या है कि जब F1 को पेरेंट के साथ, अब पेरेंट्स कौन हो सकते हैं, तो F1 मैंने बताया कि कैपिटल और स्मॉल। अब यहां पर पेरेंट की बात क्या आती है, तो पेरेंट या तो हो सकते हैं कैपिटल कैपिटल या तो स्मॉल स्मॉल। तो ये दोनों पेरेंट है, जो कि अभी मैंने लिखा था। तो ये पेरेंट है और ये F1 जनरेशन है। तो क्या कहा गया, जैसा कि मैं यहां पर लिख दूं आपको, कैपिटल कैपिटल या स्मॉल स्मॉल। तो F1 जनरेशन को जब पेरेंट्स के साथ, अब वो पेरेंट्स डोमिनेंट है, यानी बड़ा बड़ा टी प्रभावी भी हो सकता है, और छोटा छोटा टी रिसेसिव, जिसको अप्रभावी कहते हैं, यानी ये दबा हुआ और ये प्रभाव दिखाने वाला। तो जब F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा कि ये क्यों किया जाता है, तो कहा जाता है कि यह क्रॉस संतान में अनुवांशिक विश्लेषण। अब अनुवांशिक विश्लेषण किसका हो सकता है, तो किसी भी प्रकार के लक्षण का अनुवांशिक विश्लेषण, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग बैक क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, बैक क्रॉस कितने प्रकार के हो गए, बैक क्रॉस 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार में कौन कौन आ गया, तो पहला है क्या, डोमिनेंट बैक क्रॉस। इसी डोमिनेंट बैक क्रॉस को हम लोग कहते हैं आउट बैक क्रॉस। अभी डोमिनेंट याद कीजिए, यहां पर मैंने तुरंत बताया कि वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट में मैंने लिया कैपिटल का और रिसेसिव में मैंने नाम लिया स्मॉल का। तो डोमिनेंट बैक क्रॉस जो होता है, इसका परिभाषा क्या कहता है कि जब F1 जनरेशन को, जब F1 जनरेशन को डोमिनेंट जीन के साथ, यानी प्रभावी यानी बड़ा बड़ा जीन के साथ क्रॉस किया जाता है, तो उसे हम लोग डोमिनेंट बैक क्रॉस या आउट बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब इसे क्रॉस भी मैं करवाऊंगा।
रिसेसिव बैक क्रॉस क्या कहता है? रिसेसिव बैक क्रॉस की अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है इसी का, एक चीज और ध्यान रखें, जैसे डोमिनेंट बैक क्रॉस को आउट बैक क्रॉस कहा जाता है, उसी प्रकार रिसेसिव बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है, यानी इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो सीधा सा डिफिनेशन क्या कहता है कि F1 जनरेशन को, F1 जनरेशन बार बार आ रहा है, ध्यान रखेंगे, कैपिटल और स्मॉल, यानी ये दोनों मिक्स है, इसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो F1 जनरेशन को रिसेसिव के साथ यानी स्मॉल t के साथ क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। इस सिंबल किसका है? क्रॉस का। यहां पर भी मैंने सिंबल क्रॉस का दिया था, यहां पर भी सिंबल ये जो था ये क्रॉस का है। तो कहा कि जब F1 जनरेशन को हम किसके साथ? रिसेसिव। अब रिसेसिव और डोमिनेंस ये दोनों हैं क्या? तो ये दोनों पेरेंट्स हैं, यानी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ F1 जनरेशन को क्रॉस करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग इसको देख रहे थे, मैंने कहा कि बैक क्रॉस का अभी आपने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन में डोमिनेंट बैक क्रॉस और रिसेसिव बैक क्रॉस दो प्रकार की इसका देखे, ये भी परिभाषा देखे। अब हम लोग डोमिनेंट बैक क्रॉस को क्या करें? डिफाइन कर रहे हैं। मैंने कहा कि डोमिनेंट बैक क्रॉस जो होता है वो F1 जनरेशन को डोमिनेंट पेरेंट के साथ, अब इसको देखिए, ये पेरेंट्स यानी ई हो गए पेरेंट्स, ठीक है, और ये भी पेरेंट्स है, ठीक है। तो अब पहली बार मैं थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ये दोनों पेरेंट्स के बीच अगर हम करते हैं, जैसा कि फर्स्ट मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने ऐसा किया था, तो ध्यान देकर, मतलब इस तरह से देखिए तो डबल टी कैपिटल था, यहाँ स्मॉल, तो अगर हम इन दोनों में से एक एक ले तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, यानी इसका कैपिटल और इसका स्मॉल, इसी तरह से दो बनेंगे। अब ई जो आया, ई क्या आया? ये मेरा आया F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन आया। अब इस F1 जनरेशन का क्रॉस मैंने किससे किया? तो डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ। तो डोमिनेंट पेरेंट्स कौन है? कैपिटल, यानी कैपिटल। अब इनके बीच अगर हम करवाते हैं तो ध्यान देंगे, यहां से कैपिटल स्मॉल, यहां से कैपिटल, यानी इस तरह। तो यहां पर देखिए हम, तो कैपिटल, यहां स्मॉल कैपिटल, यहां स्मॉल कैपिटल, यानी अगर दोनों की बात करें तो ये दोनों यानी 1:1 आया, यानी ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये डोमिनेंट बैक क्रॉस का था जो F1 जनरेशन को डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ। अब देखिए ये तो F1 जनरेशन आया, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसका नाम दे रहे हैं F2 जनरेशन। अब इधर हम लोग बात करें तो सेम सिचुएशन, जैसे पेरेंट्स के साथ क्या था? तो कैपिटल स्मॉल, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या था? ये है पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स। तो यहां से इस तरह से हम बात करें तो यहाँ कैपिटल स्मॉल, ठीक है, और यहां पर अब डेफिनेशन के अनुसार रिसेसिव पेरेंट्स हम लोग किसको कह रहे हैं? स्मॉल वाले को रिसेसिव पेरेंट। ये बात ध्यान रखना है कि डोमिनेंस यानी प्रभावी जब भी रहेगा तो बड़ा रहेगा, और अप्रभावी जिसको रिसेसिव कह रहे हैं वो क्या होगा? छोटा होगा। तो यहां पर कैपिटल। अब इसको अगर हम लोग करें तो ई मेरा क्या आया? ई मेरा आया F1 जनरेशन। परिभाषा मैं दोनों तरफ क्लियर करते चल रहा हूं। ये F1 जनरेशन को मैंने पेरेंट डोमिनेंस के साथ, यहां F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ। कैपिटल स्मॉल, इस तरह से कैपिटल स्मॉल, ये दोनों की अगर बात करें तो सेम सिचुएशन यहां पर भी आ गया, यानी 1:1 आया, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का निष्कर्ष हम लोग को मिला।